ओके स्टूडेंट, यहाँ हम पढ़ रहे हैं वर्क एंड एनर्जी। और वर्क एंड एनर्जी में सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टूडेंट वर्क के बारे में पढ़ते हैं अपन। वर्क क्या होता है? तो वर्क की डेफिनेशन अगर हम देखें तो वर्क की डेफिनेशन होती है वर्क व्हेन फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड। ठीक है, जब अपन किसी, जैसे कि ये बॉक्स है, मान लो ये कोई बॉक्स है, इसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, इसको इस साइड फोर्स लगा रहे हैं। अगर ये अपनी जगह से मूव हो जाता है तब तो वो वर्क डन माना जाएगा। अगर ये अपनी जगह से मूव नहीं होता है तो वर्क डन नहीं माना जाएगा। सपोज करो हम एक वॉल है, ये वॉल है, इस वॉल के ऊपर मैं फोर्स लगा रहा हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे फोर्स लगाया। जब मैं यहाँ फोर्स लगा रहा हूँ तो ये वॉल अपनी जगह से नहीं हिल रही है, तो इसका मतलब मैं जो भी वर्क कर रहा हूँ यहाँ पे, वो वर्क क्या हो जाएगा? जीरो के इक्वल हो जाएगा। वर्क डन कब लग सकता है? जब कोई भी ऑब्जेक्ट होगा वो अपनी जगह से डिस्प्लेस्ड हो जाएगा। जैसे सपोज करो ये यहाँ पे एक बॉल है, इस बॉल को मैंने हिट किया, फोर्स लगाया इसको इस डायरेक्शन में, और ये बॉल मूव होके इस पोजीशन पे आ गई। ये बॉल जब इस पोजीशन पे आ गई तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो है डिस्टेंस इसने कवर किया। अगर डिस्टेंस कवर करता है तो वहां पे वर्क डन माना जाएगा, नहीं तो वर्क डन नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो वर्क डन होता है उसकी डेफिनेशन के हिसाब से जो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है W इक्वल टू एफ इंटू एस। एफ क्या है यहाँ पे? फोर्स। और एस क्या है यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एस क्या है स्टूडेंट? यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। तो जब तक ये दोनों चीजें होंगी, ये दोनों चीजें ही जरूरी है। अगर फोर्स होगा तो भी जो है वर्क डन कहलाएगा, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट होगा तो ही वर्क डन कहलाएगा। अगर इन दोनों में से एक भी चीज मिसिंग होती है तो वर्क डन नहीं कहलाएगा। सपोज करो कि मैं कोई ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ पे फोर्स नहीं लगा रहा है, यहीं पर रखा हुआ है, तो फोर्स जीरो हो जाएगा। तो W इक्वल टू जीरो इंटू एस, यानी वर्क डन कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। समझ आई बात? अगर अपन जैसे मान लो यहाँ पर जो है इसी W इक्वल टू एफ इंटू एस के अंदर अगर ऑब्जेक्ट पे मैंने बताया ये वॉल है, इस वॉल पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ, जो अगर मैंने फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। तो W इक्वल टू एफ इंटू जीरो हो जाएगा, तो तब भी वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो दोनों केसेस में वर्क डन क्या हो रहा है? जीरो हो रहा है। ठीक है, ठीक है, ये अभी फिलहाल आपको ये याद रखना है कि देयर आर टू कंडीशन फॉर वर्क टू हैपन। फोर्स शुड एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड। ये दोनों चीजें आपको याद होनी चाहिए और पता होना चाहिए। ठीक है, इस पे बेस्ड आपके कुछ क्वेश्चंस आएंगे। ओके, तो अब करते हैं हम इसके बाद ऐसा यूनिट ऑफ वर्क। ऐसा यूनिट ऑफ वर्क में क्या होता है स्टूडेंट? आप सबको पता है कि ऐसा यूनिट ऑफ वर्क क्या होता है? ठीक है, W इक्वल टू होता है एफ इंटू एस। ठीक है, फोर्स की यूनिट होती है स्टूडेंट, सबको पता है, न्यूटन। और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर। तो इसका मतलब वर्क डन की यूनिट होगी न्यूटन मीटर। और 1 न्यूटन मीटर किसके इक्वल होता है? 1 जूल के इक्वल होता है। तो 1 जूल इक्वल टू क्या होता है? 1 न्यूटन मीटर के इक्वल होता है। यानी यहाँ भी मैं 1 लगा दूं और यहाँ भी मैं 1 लगा दूं तो ये 1 जूल किसके इक्वल होगा? 1 न्यूटन मीटर के इक्वल होगा। ये एमसीक्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट कि डिफाइन 1 जूल। तो आपको डिफाइन 1 जूल में यही लिखना है, द प्रोडक्ट ऑफ 1 न्यूटन एंड 1 मीटर इज नोन एज 1 जूल। या फिर डायरेक्ट एमसीक्यू में भी आ सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर के इक्वल होता है। ठीक है, इसके बाद वाला जो टॉपिक है, इसके बाद वाले टॉपिक में हम पढ़ेंगे स्टूडेंट कि कब वर्क डन पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। ठीक है, वर्क डन पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव कब होगा? ठीक है, ओके, देखते हैं हम। अगर हम जैसे मान लो मैंने आपको बताया कि ये हमारे पास एक बॉक्स है, इस बॉक्स पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ इधर की साइड। ठीक है, तो फोर्स जो लग रहा है वो किस साइड लग रहा है? इस साइड लग रहा है। और ऑब्जेक्ट भी जो है मूव हो रहा है इस साइड ही। ऑब्जेक्ट किधर मूव हो रहा है? जिस साइड फोर्स लग रहा है उसी साइड मूव हो रहा है अगर ऑब्जेक्ट, तो वहां पे वर्क डन क्या कहलाएगा? पॉजिटिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पॉजिटिव कहलाएगा। कब कहलाएगा? जिधर फोर्स लगा रहे हैं, जिधर फोर्स की डायरेक्शन है, फोर्स की डायरेक्शन है ये, और ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा है इधर, तो इसका मतलब यहाँ पे जो वर्क डन हो जाएगा स्टूडेंट वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। बट मान लो हम यहाँ पे एक ये ऐसे कोई जैसे चढ़ाई बोलते हैं, जिससे हम है, अगर इस चढ़ाई के ऊपर कोई बॉक्स चढ़ा रहे हैं, अपन बॉक्स को लेके जा रहे हैं हम इस ऊंचाई पर। ठीक है, हम फोर्स लगा रहे हैं इधर। ठीक है, बट ये इतना इतना ज्यादा भारी है, फोर्स हम इधर लगा रहे हैं बट ये इतना ज्यादा भारी है, ऊपर नहीं जा रहा बल्कि ये वापस नीचे की तरफ आ रहा है धीरे धीरे। तो इस कंडीशन में जो वर्क डन हो जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि हम फोर्स लगा रहे हैं इधर ऊपर की तरफ, लेकिन ऑब्जेक्ट कहाँ आ रहा है? वापस नीचे की तरफ आ रहा है। तो इस कंडीशन में जो वर्क डन होगा वो क्या होगा? नेगेटिव होगा।
ठीक है, वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ओके, और एक कंडीशन और होती है जब वर्क डन जीरो होता है स्टूडेंट, जब अगेंस्ट द ग्रेविटी फोर्स लगता है 90 डिग्री पर, तो उसमें भी वर्क डन जीरो हो जाता है। सपोज करो कि ये हमारी अर्थ है, ठीक है, और ये हमारा छोटा सा मून है, ठीक है, ये मून हमारे अर्थ के चारों तरफ चक्कर काटता है। तो अगर अपन देखें कि जो है मून और अर्थ के बीच में जो मून और अर्थ के बीच में जो एंगल है वो कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। यहाँ भी अगर यहाँ होगा तो भी 90 डिग्री, अगर यहाँ होगा तो भी 90 डिग्री, अगर यहाँ होगा तो भी ये 90 डिग्री ही होगा इसके, ठीक है। तो जब मून और अर्थ के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री बनता है, तो उस कंडीशन में वर्क डन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, ठीक है। और इसके लिए हम कैसे पता लगाते हैं, इसके लिए हम पता लगाते हैं W इक्वल टू एफ इंटू एस इंटू कोस थीटा। और यहाँ पे जो ये cos थीटा आपको दिया हुआ है, ये एक एंगल होता है, और यहाँ पे एंगल कितना आ रहा है, एंगल 90 आ रहा है। तो हम लिखेंगे W इक्वल टू एफ इंटू एस इंटू cos 90। और स्टूडेंट अभी आप 9th में हो, 10th में आप पढ़ोगे, cos 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो ये एफ इंटू एस इंटू जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो आएगी जीरो, यानी जो वर्क डन जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा आया हुआ है जिसमें आपसे कह रहा है कि फोर्स जो है, फोर्स और ऑब्जेक्ट और फोर्स के बीच में जो डिस्टेंस है, उनके बीच में जो एंगल लग रहा है वो 90 डिग्री लग रहा है, तो उस केस में वो वर्क डन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जीरो हो जाएगा, ठीक है। आगे बस समझे, पॉजिटिव समझ में आ गया, जितना फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो पॉजिटिव, और जितना फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वहां पे वर्क डन नेगेटिव, और यहाँ पे वर्क डन पॉजिटिव, और यहाँ वर्क डन जीरो। तो तीनों कंडीशन आपको याद होनी चाहिए ये वाली, ठीक है। इस पे बेस्ट कुछ क्वेश्चन आते हैं, मैं अभी बता दूंगा आपको। ओके, ये वर्क डन का पूरा सिनेरियो है आपको, जो मैंने शॉर्ट ट्रिक में और बहुत अच्छे से समझा दिया आपको। ओके स्टूडेंट, अब हम पढ़ते हैं एनर्जी के बारे में, ठीक है। हमने पढ़ लिया वर्क डन के बारे में, अब हम पढ़ेंगे एनर्जी के बारे में, ठीक है। एनर्जी स्टूडेंट क्या होती है, एनर्जी हम यूज करते हैं जब कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, यानी कोई भी अगर हमें वर्क करना है तो उसकी जो कैपेसिटी होगी वही क्या कहलाएगी, एनर्जी कहलाएगी, ठीक है स्टूडेंट। जैसे कि मान लो, जस्ट अ मिनट, ठीक है। तो जो कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क कहलाएगी वही क्या होगा, एनर्जी होगा। इज कॉल्ड एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी का मतलब क्या है स्टूडेंट, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, किसी भी वर्क को करने को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। कई बार हम कहते हैं कि हम यार अब मेरे में एनर्जी नहीं है कि मैं ये काम कर सकूं, तो एनर्जी नहीं है इसका मतलब ये है कि हम वो काम नहीं कर सकते। तो वर्क डन करने के लिए हमें क्या चीज की जरूरत पड़ती है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है, वही क्या कहलाता है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क ही क्या कहलाता है, एनर्जी कहलाता है, ठीक है। एनर्जी जो होता है स्टूडेंट, उसको हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं अपने आप, ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई पर्सन अगर बैठा रहेगा और बैठे बैठे उसके अंदर एनर्जी आ जाएगी, ये भी पॉसिबल नहीं है। और अगर कोई पर्सन बैठा है और उसके अंदर अपने आप उसकी एनर्जी जो है वो खत्म हो रही है, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमेशा एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है, ठीक है। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अंदर, तो मैं आपको लिख के बता देता हूँ यहाँ पे क्या आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में। तो यहाँ पे जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में आता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, इसमें ये होता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉय। एनर्जी कैन नीदर बी created and nor be destroyed. एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं,
और अगर एनर्जी को हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में इसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अगर देखें तो सपोज करो आपके पास एक अगर स्कूटी है या गाड़ी है आपके पास, उस गाड़ी को अगर आप जो है उसमें जब तक पेट्रोल नहीं डालोगे तब तक वो क्या होगी, वो अपनी जगह से मूव नहीं होगी। तो हम उस कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, उस कंडीशन में हम जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं किसको, एनर्जी को। कैसे, जब हम गाड़ी में पेट्रोल डाल रहे हैं तो पेट्रोल जो होती है, पेट्रोल जो होता है वो होता है फ्यूल एनर्जी देता है हमें। कौन सी एनर्जी देता है, फ्यूल एनर्जी। और यही फ्यूल एनर्जी काय में चेंज हो रही है, मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो रही है। यानी हमने क्या किया, मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो रही है। तो हमने क्या किया, हमने एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में चेंज किया। जब हम किसी गाड़ी के अंदर फ्यूल डालते हैं तो ही वो क्या होती है, चलती है। अगर फ्यूल नहीं डालेंगे तो नहीं चलेगी। तो इस कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। ठीक उसी तरह एक और एग्जांपल है, विंड एनर्जी को हम चेंज करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी में, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो ये भी जो है वो क्या है, ये भी क्या है, एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, यानी एनर्जी का चेंज है। हम सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे जो यहाँ पे है वो है हमारे पास दो टाइप की एनर्जी है हमारे पास, एक तो है काइनेटिक एनर्जी और एक है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, दो ही एनर्जी आपको पढ़नी है यहाँ पे। एक पढ़नी है काइनेटिक एनर्जी और दूसरी है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी को समझते हैं स्टूडेंट। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पहले थोड़ा समझा देता हूं मैं। जब अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे कि मान लो ये बॉल है आपकी और इस बॉल को आपने हिट किया और बॉल मूव करती हुई यहां से यहां तक जा रही है। ये बॉल मूव करती हुई यहां से यहां तक जा रही है बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, जैसे मेरा कर्सर अभी मूव कर रहा है, तो अपनी जगह से मूव कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, तो वो क्या कहला, वो किस वजह से कहला रहा है, वो किस वजह से मूव कर रहा है, वो किस वजह से कर रहा है मूव, काइनेटिक एनर्जी की वजह से। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूविंग करता है तो वो उसके लिए कौन सी एनर्जी रेस्पॉन्सिबल होती है, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, सपोज करो आपने एक छोटा सा पत्थर आपने जो है ड्रॉप किया, तो वो थोड़े जैसे कि ये ग्राउंड है और इस पे आपने छोटा सा पत्थर ड्रॉप किया, तो वो जो छोटा सा पत्थर है वो मूव करता हुआ सपोज यहाँ तक आ गया। ठीक है, एक बड़ा पत्थर आपने जो है ड्रॉप किया, तो वो बड़ा पत्थर जो है वो यहीं आके गिर गया। तो इस वाले, ये जो वाला स्टोन था, ये जो है ये इसमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी इसलिए ज्यादा दूर तक मूव किया, इसमें काइनेटिक एनर्जी कम थी इसलिए इसने कम मूव किया, तो ये अपनी जगह पे ही रहा। तो ये जो चीज होती है ये काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन भी कुछ इसी तरह होती है। काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स मोशन। जब मतलब मोशन के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होती है वो क्या कहलाती है, काइनेटिक एनर्जी। एग्जांपल देखो, जैसे कि एनर्जी ऑफ मूविंग व्हीकल हो गया, या फास्ट मूविंग विंड हो गया। अगर हवा तेज चल रही है तो उसमें भी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज, विंड मिल हो गई, उसमें भी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा। तो कोई भी चीज अगर मूव कर रही है तो वो किसकी वजह से मूव कर रही है, काइनेटिक एनर्जी की वजह से। ठीक है, आगे बात समझ जाए। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, जब हम एक ऑब्जेक्ट, जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसको किसी पर्टिकुलर हाइट पर रखते हैं। जैसे सपोज करो ये ऊंची बिल्डिंग है, बहुत ऊंची बिल्डिंग है ये। ठीक है, इस ऊंची बिल्डिंग पे हम अगर यहाँ खड़े हैं तो हमारे अंदर कौन सी एनर्जी आ जाएगी, हमारे अंदर एनर्जी आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी आएगी, पोटेंशियल एनर्जी। ये जो किसी भी हाइट पर किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं हम, तो वो उसके अंदर कौन सी एनर्जी आ जाती है, पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। ठीक है, और अगर ये ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, तो किस वजह से मूव कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी की वजह से। तो स्टूडेंट हम पढ़ते हैं डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी के लिए अभी मैंने बताया काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है। काइनेटिक, कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी है उसमें। अगर वो मूव नहीं कर रहा, एक ही जगह होल्ड पे है, तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है अगर वो किसी हाइट पे रखा है तो। ठीक है, ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों ही जीरो होती हैं।
अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ ग्राउंड पे पड़ा है तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, ठीक है। बट अगर इसी चीज को अगर मैं यहाँ पे बांध दूं किसी चीज से, तो इसके अंदर क्या आ जाएगी, कौन सी एनर्जी आ जाएगी, इसके अंदर एनर्जी आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। बात समझ में आई आपको? तो यहाँ डेरिवेशन पढ़ रहे हैं काइनेटिक एनर्जी का। तो काइनेटिक एनर्जी में सबसे पहले हम क्या मानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसका कोई मास होगा। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट लिख दिया मैंने m, स्मॉल m, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी को आप सब जानते हो किससे डिनोट करते हैं, हम u से डिनोट करते हैं, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी को हम u से डिनोट करते हैं, ठीक है। और फाइनल वेलोसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं v से, ठीक है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट को हम डिनोट करते हैं s से, ठीक है। सबसे पहले कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो उसमें मास भी होगा, ठीक है, और उसमें इनिशियल वेलोसिटी भी होगी, उसमें फाइनल वेलोसिटी भी होगी और उसमें डिस्प्लेसमेंट भी होगा, ठीक है, अगर उसमें वर्क डन हो रहा है, ठीक है। तो हमें पता है कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है स्टूडेंट, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन थी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, यही थी, ठीक है। तो यहां से हमें क्या करना है, s की वैल्यू फाइंड करनी है पहले। तो s इक्वल्स टू आ जाएगा स्टूडेंट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a, ठीक है। इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दो, ओके। उसके बाद क्या करना है हमें, उसके बाद हमें यहाँ पे कर रहा हूँ स्टूडेंट इसको। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हम जानते हैं कि जो वर्क डन होता है, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा F इंटू एस होता है, ठीक है। वर्क डन क्या होता है, F इंटू एस होता है। यहाँ पे S की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी, ये S की वैल्यू उठाओ और इसके अंदर पुट कर दो, तो W इक्वल टू हो जाएगा F इंटू एस की वैल्यू पुट करनी है तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, ठीक है। और हमें पता है कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन दोनों चैप्टर यूज हो रहे हैं इसमें। वो क्या होता है, F किसके इक्वल होता है, m, F किसके इक्वल होता है, m इंटू a के इक्वल होता है। तो ये F जो होता है किसके इक्वल होता है, m इंटू a के इक्वल होता है। तो यहाँ पे इस m इंटू a की वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, तो W इक्वल टू आ जाएगा m इंटू a इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। इस a से स्टूडेंट ये a कट जाएगा, m को अगर अपन अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो W इक्वल टू आ जाएगा mv स्क्वायर माइनस mu स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है स्टूडेंट। अब हम कई बार हमने क्वेश्चन में किया है, कई क्वेश्चंस हमने ऐसे किए थे जिसमें इनिशियल वेलोसिटी क्या मानी थी हमने, 0 मानी थी। तो हम मान लेते हैं कि लेट इनिशियल वेलोसिटी क्या है स्टूडेंट, 0 है। तो अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी तो हम इसको लिख सकते हैं W इक्वल टू m, ये तो 0 हो ही जाएगा पूरा, ये वाला पार्ट पूरा 0 हो जाएगा, हाँ, mv स्क्वायर अपॉन 2 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो लास्ट में जो निकल के आया है वर्क डन हाफ mv स्क्वायर, ये किसका निकल के आया है, ये काइनेटिक एनर्जी का निकल के आया है। इसलिए यहाँ पे हम के ई भी लिख देते हैं, और कई बार आप चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो यहाँ पे कि के ई इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर होता है। तो क्या चीज ध्यान रखनी है स्टूडेंट, इसमें आपको ध्यान रखना है कि क्या चीज ध्यान रखनी है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट का मास m ले लिया, इनिशियल वेलोसिटी u ले ली, फाइनल वेलोसिटी v ले ली, डिस्प्लेसमेंट s ले लिया। यहाँ पे हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया v स्क्वायर इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। सबसे पहले s की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना, s की वैल्यू फाइंड करनी है और वर्क डन के अंदर s की वैल्यू पुट कर देनी। फिर f की वैल्यू फाइंड करनी कहाँ से, सेकंड लॉ ऑफ मोशन में, जिसमें f इक्वल्स टू किसके इक्वल होता है, m इंटू a के इक्वल होता है। तो इस f की जगह m इंटू a लिख देंगे, इस a से a कैंसिल हो जाएगा, m को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो mv स्क्वायर माइनस mu स्क्वायर आ जाएगा अपॉन 2, और इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, उसके बाद हम के ई इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ mv स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कैसे करते हैं ये। इस पे बेस्ट कुछ न्यूमेरिकल आ सकते हैं एग्जाम में, तो न्यूमेरिकल कर लेना, ठीक है। अब मैं आपको पोटेंशियल एनर्जी बता देता हूँ फटाफट से।